नमस्कार। आज हम बीए बीएड थर्ड ईयर की क्लास को अध्ययन करेंगे। बीए बीएड थर्ड, इसमें जो अपना टॉपिक है मराठा। फिर बच्चों, इसमें हम और ये इस क्लास का पार्ट थर्ड फोर्थ है जो भी। क्लियर बच्चों? अब हम इस क्लास को पढ़ने से पहले मराठों के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया था कि शिवाजी के बाद जो मराठा का उत्कर्ष हुआ, किस प्रकार बालाजी विश्वनाथ ने काम किया, बाजीराव ने काम किया, बाजीराव ने काम किया, उनके कार्यों की श्रृंखला चल रही है। और अपना जो पेशवा चल रहा है बालाजी बाजीराव, जो बाजीराव का पुत्र था। और साहू की मृत्यु हो चुकी थी। साहू ने सांगोला नामक मसौदा तैयार करवाया और अपने जो सारे छत्रपति के अधिकार है वो बाजीराव पेशवा को सौंप दिए। यानी पेशवा अब छत्रपति का स्थान ले रहे थे। तो इस प्रकार ये हुआ। बाजीराव ने किस प्रकार जयपुर पर आक्रमण किया, उनके साथ वालों ने, महाराष्ट्र में गृह युद्ध हुआ और उसके जो प्रतिद्वंदी थे उनका उन्होंने सफाया किया। साथ ही राजपूत और मराठों के मतभेद हुए। कर्नाटक की विजय के बारे में बताया। रघुजी भोंसले का उड़ीसा पर अधिकार और पेशवा की नियुक्ति, इन आदि बातों का उल्लेख मैंने आपके सामने किया था। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे मराठों का उत्तर भारत पर आक्रमण, यानी बाजीराव का उत्तर अभियान। उत्तर भारत पर अभियान या उत्तर भारत पर आक्रमण। उत्तर भारत पर आक्रमण। क्लियर बच्चों? 1752 जब बाजीराव महाराष्ट्र के घरेलू मतभेदों को दूर करने में लगा हुआ था, तब उत्तर भारत में घटनाएं बड़ी तेजी से घट रही थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल के अंतिम दिनों में अहमद शाह अब्दाली ने जून 1747 को नादिर शाह को मारकर अफगानिस्तान का शासक बन गया। यानी अहमद शाह अब्दाली को मारकर नादिर शाह अफगानिस्तान का शासक बन बैठा। पंजाब पर आक्रमण कर दिया, किंतु 1748 में वह मानूपुर में हार गया। लेकिन इसी बीच में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो गई और उसका पुत्र अहमद शाह गद्दी पर बैठ गया। इसने अवध के सफदरजंग को अपना वजीर बनाया। फारुखाबाद और रुहेलखंड के पठान पड़ोसी नए वजीर के कटु विरोधी थे, अतः इसने पठानों के प्रदेश पर आक्रमण कर दिया। जब यह पठानों के प्रदेश को नष्ट करने लगा हुआ था, तभी अहमद शाह अब्दाली 1749 को जाड़े में पंजाब में फिर घुस आया और प्रांत के सूबेदार मोइन उल मुल्क को पंजाब के चार उत्तरी जिलों में मालगुजारी के रूप में 10 लाख रुपए देने के लिए बाध्य किया। इसी बीच पठानों ने वजीर को सितंबर 1750 में दोआब में हरा दिया। पठानों ने वजीर के अवध और इलाहाबाद के सूबे जीत लिए और लखनऊ को लूटकर अहमदाबाद का घेरा डाल दिया। दरबार के गुट ने राजमाता मलक के जमानी तथा उसके मुंह लगे ख्वाजा जावेद खां के नेतृत्व में सफदरजंग का कड़ा विरोध किया। इससे विवश होकर वह मराठों की सहायता लेने के लिए बाध्य हुआ। उसने जयप्पा सिंधिया मल्हार राव होलकर को 25,000 रुपये प्रतिदिन पर रख लिया था और भरतपुर के सूरजमल जाट की सहायता प्राप्त कर ली। इन दो मित्रों की सहायता से वजीर ने अहमद खां बंगश को हराकर उसे कुमायूं की पहाड़ियों में शरण लेने के लिए बाध्य किया। भारत के पठानों ने अहमद शाह अब्दाली से सहायता की अपील की, अतः अब्दाली 1751 में अंत में जब पंजाब में प्रवेश किया और मराठों ने भयभीत होकर वजीर को कुमायूं की पहाड़ियों के हमले से वापस बुला लिया। वजीर ने सिंधिया और होलकर से समझौता किया और अब्दाली को मार भगाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया। यह समझौता 1752 में हुआ। इसकी शर्तें निम्नलिखित है। पेशवा सम्राट की देशी तथा विदेशी शत्रुओं से रक्षा करेगा, यानी दिल्ली का जो सम्राट है उसकी पेशवा
जो स्थानीय देसी शत्रु है और विदेशी शत्रु है उनसे रक्षा करेगा। सम्राट मराठों को सहायता के बदले 50 लाख रुपए देगा। 30 लाख रुपए अब्दाली के आक्रमण को रोकने के लिए और 20 लाख रुपए पठान जैसे शत्रुओं को रोकने के लिए। यानी विदेशों से रोकोगे तो 30 लाख और स्वदेशी से रोकोगे तो 20 लाख रुपए देने की बात कही। तीसरा, पंजाब, सिंध और दोआब से पेशवा को चौथ वसूल करने का अधिकार दिया जाएगा। यानी पंजाब, सिंध और दोआब तक पेशवाओं को चौथ वसूलने का अधिकार दिया जाएगा। पेशवा को आगरा और अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया गया है। यानी पेशवा को अब अजमेर और आगरा तक का अधिकार दे दिया। सम्राट ने इस संधि को स्वीकार नहीं किया और अब्दाली से संधि करके उसे पंजाब का प्रदेश दे दिया। यानी अब्दाली से संधि कर ली और उसे पंजाब दे दिया। सफदरजंग इससे अत्यंत दुखी हुआ क्योंकि सिंधिया और होलकर से वादा किया हुआ था और 50 लाख रुपए लिए बिना दिल्ली से हटने को तैयार न थे। यानी सिंधिया और होलकर 50 लाख रुपए लिए बिना दिल्ली से जाने वाले नहीं थे। अतः वजीर ने स्वर्गीय निजाम उल मुल्क के सबसे बड़े लड़के गाजुद्दीन के से अनुरोध किया कि वह दक्षिण में जाकर मराठों की सहायता से सूबेदारी का पद संभाल ले। गाजुद्दीन ने मराठों को 30 लाख रुपए देना स्वीकार किया। इस प्रकार वजीर मराठों की उलझन को सुलझाने में सफल हो गया, किंतु दरबार के विरोधी दल के कारण वह वजीर पद का काम ठीक न संभाल सका और उसमें सम्राट को गृह युद्ध छिड़ गया। सफदरजंग की पराजय हुई और उसे मंत्री पद हटाकर अवध और इलाहाबाद के सूबे में जाने के लिए बाध्य कर दिया। मराठों द्वारा कुमेर का घेरा और जाटों से वैमनस्य। यद्यपि 1752 में संधि को सम्राट ने स्वीकार नहीं किया, किंतु मराठों में आगरा और अजमेर को हथियाने की प्रबल इच्छा थी। अतः उन्होंने एक झूठा बहाना ढूंढा और आगरे को भरतपुर के योग्य राजा सूरजमल तथा अजमेर को मारवाड़ का राठौड़ राजा हड़पना चाहता था। यानी आगरे को तो भरतपुर हड़पना चाहता था सूरजमल और वहीं अजमेर को राठौड़ राजा हड़पना चाहते थे मारवाड़ के। मराठों को बहाना मिल गया और उन्हें इमाद उल मुल्क ने हाल ही में उनसे भरतपुर के आक्रमण करने को कहा, जहां अमीर निजाम उल मुल्क का पोता था मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया गया था। सफदरजंग के साथ मित्रता रखने के कारण वह सूरजमल से शत्रुता रखता था। पेशवा ने पहले ही अपने 18 वर्षीय भाई रघुनाथ राव को 1753 में बरसात में उत्तर का अनुभव करने के लिए भेज दिया था। वह दिसंबर में जयपुर पहुंचा। पेशवा ने मल्हार राव होलकर को सूरजमल के दृढ़ किले कुमेर का घेरा डालने के लिए भेज दिया। जाट राजा ने युद्ध को टालने का प्रयत्न किया, किंतु विश्वास पात्र दूत के द्वारा 40 लाख रुपए देकर संधि करना चाहिए, परंतु रघुनाथ राव बड़े अनादर के साथ इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया और कुमेर का घेरा डालने की आज्ञा दे दी। घेरा 4 माह तक रहा। इसी बीच मल्हार राव का लड़का खांडे राव मारा गया। जाटों ने मराठों को इतना बहादुरी से सामना किया कि मराठा केवल किले को जीतने में ही असफल नहीं हुए, बल्कि 3 सालों की किस्तों का 30 लाख रुपए भी स्वीकार करना पड़ा तथा कुमेर का घेरा उठाना पड़ा। जिस समय जाटों से युद्ध हो रहा था उसी समय मल्हार राव ने इमाद उल मुल्क के साथ सिकंदराबाद के पास सम्राट के शिविर पर आक्रमण किया और दिल्ली तक मीर बख्शी के साथ गया। वहां पर इमाद उल मुल्क ने सम्राट अहमद शाह को मारकर आलमगीर द्वितीय को गद्दी पर बैठा दिया और स्वयं वजीर बन गया। रघुनाथ और जयप्पा सिंधिया द्वारा ही दिल्ली पहुंचे। इमाद उल मुल्क ने उनकी सहायता के रूप में 42 लाख रुपए देने का वचन दिया और रघुनाथ राव 5 माह तक नए सम्राट और वजीर से धन पाने की आशा में दिल्ली के आसपास व्यर्थ ही चक्कर काटता रहा। इसके पश्चात वह यमुना पार कर वसूलने के लिए राजस्थान आ गया, जहां मल्हार राव होलकर उससे जा मिला। इस समय जयप्पा सिंधिया मारवाड़ के राजा विजय सिंह से चौथ वसूल करने के लिए युद्ध कर रहा था। रघुनाथ राव जयप्पा की सहायता करना चाहता था, किंतु जयप्पा ने मना कर दिया। इस कारण रघुनाथ राव ग्वालियर होता हुआ पूना चला गया। इस भांति रघुनाथ राव अपने 2 वर्ष के हमले के उद्देश्य में असफल ही नहीं हुआ, बल्कि कारण उत्तरी भारत में मराठों के हितों को बहुत अधिक हानि पहुंची। यानी अब उनके जो भरतपुर के जो जाट थे वो भी उनसे नाराज हो गए। जयप्पा सिंधिया मारवाड़ आगमन और मराठा राजपूत शत्रुता का दूसरा कारण। मल्हार राव होलकर ने जयपुर के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप कर उत्तराधिकारी युद्ध में भाग लिया, जिससे मराठों और राजपूतों में भारी मतभेद हो गया। जयप्पा सिंधिया ने मारवाड़ को अपनी हलचल का केंद्र बनाया और अपने हठी स्वभाव के कारण मराठा और राजपूत सरदारों में मतभेद हो गया। 1741 तक कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करते रहे थे। मारवाड़ के राजा अभय सिंह 20 जून 1749 को मर गए और उनके भाई भगत सिंह ने
भगत सिंह ने अपने पुत्र राम सिंह को अधिकार से वंचित कर दिया। राम सिंह ने जयप्पा से अपने पैतृक जागीर प्राप्त करने के लिए सहायता मांगी, परंतु 1752 में भगत सिंह की मृत्यु हो गई। राम सिंह ने सिंधिया की सहायता से उसके लड़के विजय सिंह को अजमेर में घेर लिया। विजय सिंह भागकर मेरठा चला गया, जहाँ जयप्पा ने उसका पीछा किया। अंत में उसने नागौर के किले में शरण ली। वहाँ जयप्पा के द्वारा अच्छी तरह से घेरा गया, जहाँ 1 साल तक घेरा रहा और दोनों दल को बड़ी कठिनाइयाँ उठानी पड़ी। यद्यपि इसी बीच जयप्पा ने मारवाड़ से अजमेर तथा अन्य स्थानों फरवरी में ही जीत लिए थे, किंतु विजय सिंह दृढ़ता से मुकाबला करता हुआ घेरा डालने वाले से संधि बातचीत भी करता रहा। और जबकि जयप्पा अपने शिविर में खुले स्थान पर स्नान समाप्त करके उठा था और विजय सिंह के दूत उसके आदमियों ने संधि की बातचीत कर रहे थे, तभी 2 भिखारियों ने जो दाना बीन रहे थे अपनी कटारियां उसके पांजर में घुसेर कर प्राणघातक प्रहार कर दिए, जिससे जयप्पा की मृत्यु हो गई। आक्रमणकारियों को विजय सिंह का एजेंट समझकर कुछ मराठा ने विजय सिंह को दूत और उसके साथियों के टुकड़े टुकड़े कर डाले, जिससे दोनों दलों को अत्यधिक कटुता उत्पन्न हो गई। यानी जयप्पा भी मारा गया और मराठा और मारवाड़ में भी शत्रुता हो गई। जयप्पा के भाई दत्ताजी ने घेरा जारी रखा। विजय सिंह ने भी जयपुर के माधो सिंह रोहेला सरदार सम्राट से दुख भरी अपील की कि वह उत्तरी भारत से मराठाओं को बाहर निकालने में सहायता करे। फिर भी सिंधिया सरदार क्षतिपूर्ति 50 लाख रुपए तथा अजमेर और जालोर का इलाका देने के लिए विजय सिंह को बाध्य करने में सफल हो गया। उसे इस बात के लिए विवश किया गया कि वह अपने राज्य का आधा भाग अपने चचेरे भाई राम सिंह को दे दे। इस प्रकार दत्ताजी ने जयप्पा को बदला लेने के बाद नागौर का घेरा उठा लिया और अजमेर को अपने अधिकार में रखकर उसे जालोर को राम सिंह को देकर पुनः चला गया। नेक्स्ट, रघुनाथ राव और पंजाब। यानी मारवाड़ में भी उनकी स्थिति सही नहीं थी और वहाँ भी वह मनमुटाव हो रहा था। रघुनाथ राव और पंजाब, यह पहले ही बताया जा चुका है कि सम्राट अहमद शाह ने अप्रैल 1752 में पंजाब और मुल्तान के प्रांत आक्रमणकारी अब्दाली को दे दिए थे और उसने मोइन उल मुल्क को इन प्रांतों का वायसराय नियुक्त किया। 1753 में मोइन उल मुल्क की मृत्यु हो गई और उसकी विधवा मुगलानी बेगम प्रांत की सूबेदार बन गई, यानी पंजाब की सर्वेसर्वा मुगलानी बेगम बन गई। उसने इससे प्रांत में शासन प्रबंध में गड़बड़ी मच गई। इसका लाभ उठाकर वजीर इमाद उल मुल्क ने फरवरी 1756 में अदीना बेग खां के प्रांत का सूबेदार बनाया और मुगलानी बेगम को दिल्ली लाकर नजरबंद कर दिया। अब वजीर निडर होकर सम्राट और उसके परिवार को भूखे मारने लगा। अतः मलिका ए जमानी और दूसरे मुगल महिलाओं ने मुगलानी बेगम तथा चतुर राजनीतिक पहले नजमुद्दौला की सलाह से अहमद शाह अब्दाली को भारत आक्रमण के लिए बुलाया। वह बड़े भारी अत्याचार कर रहे थे। अब्दाली ने अदीना बेग खां को हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। जनवरी 1757 को दिल्ली की ओर बढ़ा। उसने दिल्ली निवासियों पर बड़े अत्याचार किए और आगरा और मथुरा पर आक्रमण करने तथा सूरजमल जाट और उसके दूसरे सरदारों से वसूल करने के लिए सेना भेजी। अफगान इन प्रदेशों के निवासियों का कत्लेआम कर अब्दाली के पास आ गए, क्योंकि अब वे महामारी तथा भारत में गर्मी से घबरा गए यथासंभव शीघ्र लौट जाने के इच्छुक थे। अब्दाली ने नजमुद्दौला को मीर बख्शी बनाकर सम्राट आलमगीर द्वितीय की रक्षा का भार उसे सौंपकर इमाद उल मुल्क को फिर वजीर बना दिया और लगभग 12 करोड़ रुपए का माल लादकर 1 अक्टूबर 1757 को काबुल रवाना हुआ। मुगलानी बेगम ने ही अब्दाली को बुलाया था, अतः उसकी सुरक्षा का विश्वास दिलाया था, किंतु जाते समय उसकी जीविका का प्रबंध नहीं कर पाया। अतः निरंतर आर्थिक कठिनाइयां सताती रही और 1779 में वह मर गई। अब्दाली के इन आक्रमणों के समय अक्टूबर 1757 को रघुनाथ राव ने भी पूना से दिल्ली की ओर प्रस्थान किया, परंतु जब अब्दाली की सेना मथुरा में निहत्थे यात्रियों को कत्लेआम कर रही थी, तब दूसरी ओर रघुनाथ राव मल्हार राव होलकर व्यर्थ ही वाद विवाद में राजपुताना में अपना समय खोते रहे। वे आगरा तब आए जब अब्दाली यहाँ से चला गया। इमाद उल मुल्क ने उनका स्वागत किया। नजीबुद्दौला को डर था कि मराठे उससे बदला लेंगे, अतः उसने मल्हार राव होलकर की शरण ली। मराठों ने बड़ी तेजी से दिल्ली की ओर कूच किया। दिल्ली पर तथा दोआब सहारनपुर पर कब्जा कर लिया। नजीबुद्दौला अपनी चाल में सफल रहा और विट्ठल शिवदेव ने उसे बंदी बना लिया। रघुनाथ राव ने पूर्ण शक्ति थी कि वह रोहिला सरदारों को पकड़ दक्कन में किसी सुदूर किले में जीवन बंदी बना दे और उसके लिए दंड उचित भी था, क्योंकि वह बराबर मराठों का जानी दुश्मन था। किंतु रघुनाथ राव के चंचल स्वभाव और सिंधिया तथा होलकर से मतभेद होने के कारण वह बच गया। मल्हार राव ने नजमुद्दौला से अच्छी खासी रिश्वत लेकर उसे बंदी से मुक्त करने की
सलाह यह कहकर दी कि नजमुद्दौला की सहायता से उत्तरी भारत में मराठों की शक्ति बढ़ जाएगी। दूरदर्शी रघुनाथ राव सलाह मानकर उसे छोड़ दिया। मराठों ने आलमगीर द्वितीय को दिल्ली के सिंहासन पर फिर बिठाया। इमाद उल मुल्क को वजीर और अहमद का बंगश को मीर बख्शी बना दिया। अब रघुनाथ राव के मार्ग में कुंजपुरा और सरहिंद को जीतकर लाहौर के लिए प्रस्थान करना था। अब्दाली 1757 ईस्वी में पंजाब में जाते समय प्रांत का कार्यभार अपने पुत्र तैमूर और जनरल जहांगीर पर छोड़ गए। यानी पंजाब का जो सूबेदार बनाया वो तैमूर को बना दिया, जो अब्दाली का पुत्र था। रघुनाथ राव ने अदीना बेग की सहायता से उन्हें खदेड़ दिया और सरहिंद में हारे हुए कमांडर अब्दुल रहमान खां को बड़ी सेना देकर आदेश दिया कि वह अब्दाली से काबुल और कांधार जीतने की पूरी कोशिश करे। रघुनाथ राव लाहौर में तुकोजी होलकर और साहबजी सिंधिया के नेतृत्व में एक सुदृढ़ सेना दुर्ग में छोड़कर स्वयं अपने मई में पुणे चला गया। रघुनाथ राव के चले जाने के बाद तुकोजी और साहबजी ने सीमा प्रांत के लिए प्रस्थान किया और अटक पर अधिकार कर सिंध नदी तक कर वसूली का प्रबंध किया। अदीना बेग को पंजाब से 75 लाख रुपए कर वसूली का अधिकारी बना दिया गया, किंतु 19 सितंबर 1758 को उसकी मृत्यु हो गई, जिससे पंजाब में मराठों का शासन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। दत्ताजी सिंधिया और सुकरतला में नजमुद्दौला का घेरा डालना। रघुनाथ राव पंजाब का शासन प्रबंध स्थायी रूप से करके दत्ताजी सिंधिया को इस सीमा प्रांत की रक्षा का स्थायी प्रबंध करने के लिए छोड़ गया था, किंतु रघुनाथ राव ने प्रबंध में मुख्य दोष यह था कि उस प्रांत का भार 2 मुसलमान सरदारों के हाथ में था। ये थे अब्दुल समद खां और अब्दुल रहमान थे, जो वफादारी के साथ मराठों के हितों की सुरक्षा तब तक नहीं करते थे जब तक कि उन्हें उच्च कोटि के मराठा सरदार का सहयोग प्राप्त न हो। दत्तोजी 1758 में पुणे चले। जून में रघुनाथ राव उज्जैन में मिला और दिसंबर में दिल्ली आ गया। उसके बाद उसने लाहौर जाकर साहबजी सिंधिया को सिंध नदी तथा पंजाब का सूबेदार बना दिया। उसने जून में दुआब लौटकर उस प्रदेश का प्रबंध नजमुद्दौला की सलाह की, किंतु वह क्रोधित हो गया और उसका जीवन खतरे में है। मराठा खेमे से बाहर चला गया, किंतु वह 16 मील पूरब गंगा के पश्चिमी किनारे पर बसे सुकरतला में रहकर अपने दूतों द्वारा दत्तोजी से समझौते हुए बातचीत करता रहा। जब बर्दाश्त के कारण उस प्रदेश में बाढ़ आई तो दत्ताजी को फंसाने के लिए जाल बिछाया। उसने रोहेलो संबंधियों हाफिज रहमत खां आदि पठानों, अवध के शुजाउद्दौला और काबुल के अहमद शाह अब्दाली से तुरंत सहायता देने पर जोरदार अपील की। दत्ताजी ने इसकी रोकथाम के लिए नजमुद्दौला के खेमे पर हमला बोल दिया, किंतु यह हमला असफल रहा और लड़ाई जारी रही। दत्तोजी ने नजमुद्दौला की रसद और उसकी फौजों में रोहेलो आगमन का रोकने के लिए गोविंद पंत बुंदेले को गंगा पार भेजा, किंतु हाफिज रहमत और दुंदे खान ने गोविंद पंत को हरा दिया। इसी बीच अक्टूबर के अंत में शुजाउद्दौला ने सेना अनूप गिरी गुसाई के नेतृत्व में पुल से नदी पार कर सुकरतला में नजमुद्दौला की सेना से मिल गई। अतः दत्तोजी ने तुरंत ही नजमुद्दौला के शिविर में घेरा डाल दिया। जिस समय दत्तोजी सुकरतला का घेरा डाल पड़ा था, अहमद शाह अब्दाली ने नजमुद्दौला की अपील पर पंजाब पर अधिकार करने के लिए जहां खां के नेतृत्व में सेना भेज दी, किंतु साहब जी ने जहां खां को हराकर घायल कर दिया, जिससे उसे शिविर लौटना पड़ा। इससे अब्दाली और अधिक क्रोधित हो गया और पंजाब पर स्वयं आक्रमण करने के लिए आ गया। साहब जी को हरा दिया। मराठों की छोटी सी सेना को भी बड़ी भारी हानि उठानी पड़ी। साहब जी भयभीत होकर 8 नवंबर को सुकरतला भाग गया और पंजाब मराठों के हाथ से निकल गया। यानी साहब जी वहां से भाग गए और उन पर अधिकार अब्दाली का हो गया। नेक्स्ट अगला है अब्दाली का भारत आक्रमण और दत्तोजी की पराजय। प्रतिकूल घटना चक्र से भी न घबराकर दत्तोजी ने बड़े साहस के साथ सुकरतला का घेरा जारी रखा। वजीर इमाद उल मुल्क दिल्ली से बहुत व्याकुल था और इस बात को लेकर डर रहा था कि कहीं सम्राट भी अब्दाली से न मिल जाए। 1759 में उसे मार डाला। कुछ दिन बाद सूरजमल जाट की शरण में भरतपुर चला गया। अब्दाली सरहिंद पहुंच गया। तब उसने आलमगीर द्वितीय की हत्या का समाचार सुना। इससे वह क्रुद्ध हो गया और वजीर तथा उसके मित्र मराठों को दंड देने के लिए दिल्ली की ओर चल पड़े। दत्ताजी को सुकरतला का घेरा उठाने के लिए बाध्य होकर अब्दाली से मुकाबला करने के लिए दिल्ली की ओर जाना पड़ा। 18 दिसंबर को यमुना पार कर बड़ी निर्भीकता के साथ कुंजपुरा पर अधिकार कर लिया और यह उसने सुना कि तैमूर की नेतृत्व में 40,000 अफगान अम्बाला में पहले ही जमा हो गए। अतः उसने भारी तोपखाने और उसकी सामग्री के साथ एक टुकड़ी गोविंद पंत बुंदेले के नेतृत्व में दिल्ली भेजी।
और बचे हुए 25,000 सैनिकों के साथ शत्रु से मुकाबला के लिए चला गया। किंतु अब्दाली खुली मुठभेड़ करना नहीं चाहता था, अतः उसने यमुना पार कर दिल्ली से 10 मील दूर लूनी के पास बरारी घाटी में अपना घेरा डाला। यह भयंकर युद्ध हुआ 10 जनवरी 1760 को, जिसमें दत्तोजी गोली से मारा गया और जनकोजी सिंधिया घायल हो गए। दत्तोजी की मृत्यु से उसकी सेना में आतंक छा गया और वह भाग खड़ी हुई। अब्दाली ने दिल्ली पर अधिकार कर याकूब खां को उसका सूबेदार नियुक्त कर दिया। राजपूत सरदार सूरजमल तथा शुजा-उद-दौला के पास कर वसूली के लिए अपने दूत भेजे, किंतु जाट राजा ने के सिवाय सभी ने गोलमाल जवाब दिए। जाट राजा ने अपना निर्भीक संदेश इस प्रकार भेजा: तुम पहले मराठों को दिल्ली से निकाल दो और हमें यह विश्वास दिला दो कि वहाँ के तुम्हारी अधिकारी तुम ही हो। इसके बाद हम बड़ी खुशी से तुम्हारी अधीनता स्वीकार कर लेंगे। अब्दाली आगे बढ़ना नहीं चाहता था, किंतु नजमुद्दौला ने उससे कुछ दिन और ठहरकर मराठों को पूर्णतः कुचलने की प्रार्थना की, जिससे कि वे लौटकर उससे पुनः दोबारा मुसलमान को बदला न ले सके, यानी वह वापस मराठा न लौटे और मुसलमानों से बदला नहीं ले सके। भाऊ का दिल्ली प्रस्थान। भाऊ का जो भाई था बालाजी बाजीराव का चचेरा। पेशवा दत्तोजी की मृत्यु का समाचार 13 फरवरी 1760 को अहमदनगर में मिला। उसने अपने चचेरे भाई सदाशिवराव भाऊ को दिल्ली भेजने का निश्चय किया, जिससे वह दत्तोजी की हत्या का बदला लेकर अब्दाली को देश से बाहर खदेड़ दे। भाऊ योग्य और अनुभवी था, अतः उसने परिस्थितियों के अनुसार अच्छी सामग्री और सेना देकर भेजा। इब्राहिम खां गांधी को अच्छे से अच्छा तोपखाना देकर भाऊ के साथ भेजा गया। वह लगभग 2 लाख आदमी लेकर 14 मार्च को पतदूर से रवाना हुआ। इसमें लगभग 33,000 सेवक, क्लर्क, दुकानदार और हाली मावली थे। यह सब 4 जून को ग्वालियर पहुंच गए। उसकी योजना थी कि यमुना पार कर अब्दाली के मित्र रुहेलों पर आक्रमण करे, अतः उसने इस काम के लिए गोविंद पंत बुंदेले को बहुत सी नावें तैयार करने की आज्ञा दी। किंतु यह योजना असफल रही, क्योंकि समय से पहले ही वर्षा और बाढ़ आ जाने से मराठे के बहुत दिनों तक चंबल में ही पड़े रहे। उस समय यमुना के आसपास न पहुंच सके। आगरा के पास मल्हारराव होलकर, जनकोजी सिंधिया भी भाऊ से आ मिले। 16 जुलाई को मथुरा पहुंचकर सूरजमल जाट से मिला। सूरजमल ने अपने 10,000 सैनिकों के साथ उसका साथ देने को कहा और स्त्री तथा अयोध्याओं को शरण देने का विश्वास दिलाया, किंतु शर्त यह लगा दी कि भाऊ ने तो उससे चौथ मांगेगा, न ही उसकी प्रजा तथा फसल में किसी प्रकार की हानि पहुंचाएगा। भाऊ ने यह शर्त मान ली। यमुना में आगे बढ़ गई, बाढ़ आ गई थी, अतः निश्चय किया गया कि दिल्ली जाकर राजधानी को अब्दाली के दूतों से मुक्त कराया जाए। यह काम आसान हो गया। भाऊ 2 अगस्त 1760 को दिल्ली में प्रवेश किया। चंबल पार करने से पूर्व भाऊ ने राजस्थान के सरदारों, अवध के शुजा-उद-दौला तथा अन्य प्रमुख व्यक्तियों को पत्र लिखे। वह इस लड़ाई को देश की लड़ाई समझकर विदेशी अब्दाली को सिंध से पार खदेड़ने की सहायता करें, किंतु मराठों की यह कूटनीति असफल रही। राजपूत, सिंधिया और होलकर के अत्याचारों के कारण मराठों का शत्रु हो गए थे, अतः वे तटस्थ रहे। परंतु शुजा-उद-दौला दुआब में अपने पड़ोसी रुहेलों मराठा सरदारों से अधिक शत्रु मानता था, अतः भाऊ का साथ देने को राजी हो गया। जब यह बात अब्दाली को मालूम हुई तो उसने शुजा-उद-दौला को अपने पक्ष में करने के लिए नजमुद्दौला को लखनऊ भेजा। नजीबुद्दौला ने मेहदी घाट नामक स्थान पर नवाब वजीर से मिलकर उसके स्वार्थ तथा धर्म के नाम पर अब्दाली का साथ देने को राजी कर लिया। भाऊ की तरह उसने भी वजीर का पद दे देने का विश्वास दिलाया। शुजा-उद-दौला नजमुद्दौला के आगरे में अनूप शहर के खेमे में शाह से मिला और उसका हार्दिक स्वागत किया। मराठों का एक और तो अब्दाली और शुजा-उद-दौला के मिल जाने से बड़ी चोट पहुंची। उधर सूरजमल जाट से रूट कर दिल्ली से भरतपुर चले जाने की भाऊ और जाट में सहसा मतभेद हो जाने के कारण बताए जाते हैं। कहा जाता है कि सूरजमल ने भाऊ को सलाह दी थी कि वह युद्ध सामग्री, तोपखाना, स्त्रियों को भरतपुर में सुरक्षित छोड़कर मराठा की पुरानी छापामार नीति को बनाए और अब्दाली की रसद रोक दे, किंतु भाऊ ने उसकी सलाह को ठुकराकर खुले मैदान में डटकर लड़ाई करना ही उचित समझा। सूरजमल भाऊ की इस बात से क्रुद्ध हुआ और अपनी सेना का वेतन चुकाने के लिए दिल्ली के किले में दीवे ने आम की छत की चांदी निकला दी। इतिहासकार सरदेसाई का कहना है कि सूरजमल अपने प्रदेश के बाहर मराठों का साथ देने के लिए राजी नहीं हुआ और मांग की थी कि दिल्ली उसके अधिकार में सौंप दी जाए, किंतु ऐसा नहीं हुआ, अतः वह भरतपुर लौट गया। उन्होंने लिखा है कि इतिहास का सूक्ष्म निरीक्षण करने से अन्य कारण असत्य प्रतीत होते हैं, किंतु प्रश्न यह उठता है कि अगर वह अपने राज्य से बाहर मराठों का साथ देना ही नहीं चाहता था तो अपनी सेना सहित भाऊ के साथ दिल्ली क्यों गया। विरोध भाव के कारण
अधिक गंभीर मालूम पड़ता है और हो सकता है कि सम्राट और अब्दाली के प्रति अपनाई गई नीति ही परस्पर विरोधी का कारण रही हो। अगस्त से अक्टूबर तक भाऊ ने 1 लाख से अधिक सैनिकों को दिल्ली में घेर डाला। दिल्ली तथा उसके आसपास उपलब्ध रसद को समाप्त कर रहा। थोड़े ही समय में उसके पास भोजन चारे की कमी पड़ गई। पेशवा ने पुणे से धन नहीं भेजा, अतः मराठा सेना अधीर होने लगी। झगड़े को शांतिपूर्वक निपटाने के प्रयत्न अब तक जारी रहे। अब्दाली भी धन और रसद के संकट से तंग आ गया था, अतः वह भी सम्मानपूर्वक संधि करना चाहता था, किंतु यह सब प्रयत्न विफल रहे, क्योंकि नजमुद्दौला तब तक संधि के लिए तैयार नहीं था जब तक कि मराठे चंबल को पार न खदेड़ दिया जाए। उसने झूठी अफवाह फैला दी कि भाऊ ने विश्वासराव को सम्राट बनाकर उसके नाम के सिक्के चलवा दिए। अब वह सारा देश मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। शायद अब्दाली और दूसरे मुसलमान इस प्रचार से ही भागकर मराठों से जोरदार लड़ाई करने को तैयार हो गए, यानी झूठी अफवाहें फैला दी कि विश्वासराव सम्राट बनेगा और उसके नाम के सिक्के भी चलने लग गए। पानीपत में प्रतिद्वंदी सेनाएं। 7 अक्टूबर 1760 को भाऊ कुंजपुरा पर अधिकार करने के लिए दिल्ली से चला और अब्दाली को उत्तर में खदेड़ कर दिल्ली से उसका दबाव हटा दे। इसने गोविंद पंत बुंदेले को आज्ञा दी कि वह दोआब जाकर रुहेलखंडों को उजाड़ दे, और स्वयं उसने 16 तारीख को कुंजपुरा पर अधिकार के उपकार किलेदार नाजाबत खां को कैद कर लिया। नाजाबत खां को तो गाँव के कारण मृत्यु हो गई और उसके प्रमुख साथियों को बुंदेला ने मौत के घाट उतार दिया। कुंजपुरा में मिली हुई रसद और धन से मराठे कुछ दिन संकट टल गए, किंतु कुंजपुरा के पतन के समाचार अब्दाली को बड़ा धक्का लगा पहुंच गए थे। उसने तुरंत आक्रमण करने का निश्चय किया। 25 अक्टूबर को दिल्ली से 20 मील उत्तर बागपत में यमुना को पार कर लिया और यमुना से सीधे किनारे चलकर वह सोनीपत आ गया। जब भाऊ ने अब्दाली के तेज दावों का समाचार सुना तो वह उत्तर से मुड़कर पानीपत में आ गया। अब्दाली की सेना के 5 मील दूर रुक गया। अक्टूबर के लगभग अंत में दोनों सेनाएं एक दूसरे पर छुटपुट हमले करती रही। भाऊ ने देखा कि शत्रु युद्ध के लिए तैयार है, अतः उसने अचानक हमले का विचार छोड़ दिया और इब्राहिम खां गारदी की सलाह से पानीपत के दक्षिणी मैदान में खाइयां में शरण लेने का बचाव करने लगा। उसने अब्दाली को तब तक हमला करने का विचार नहीं किया जब तक वह भूखे मरकर दुर्बल न हो जाए। उसके साथ स्त्रियां, दुकानदार, नौकर चाकर बहुत अधिक थे, अतः शत्रु की रक्षा पंक्ति पर निर्भीक आक्रमण कर उसके दलों को काटकर निकलना असंभव था। मराठों का शिविर पूर्व से पश्चिम तक 6 मील लंबा, उत्तर से दक्षिण 2 मील चौड़ा था। इससे चारों ओर से लगभग 25,000 चौड़ी 6,000 गज गहरी खाई थी। 25 गज चौड़ी और 6 गज गहरी खाई थी, जिससे सुरक्षा के लिए मिट्टी की दीवार पर बड़ा तोपखाना चढ़ा दिया गया था। अब्दाली का शिविर मराठों के शिविर के 3 मील दक्षिण में था। उसके पीछे सोनीपत गांव था, वह भी खाई और कटे हुए पेड़ों की डालियों से सुरक्षित था। पानीपत में आने से बाद भाऊ ने कई दिन तक युद्ध के लिए बड़ा उत्साह था। उसने गोविंद पंत बुंदेले को आज्ञा दी कि वह रुहेलखंडों पर हमला कर वहां से धन और रसद भेजे, किंतु अब्दाली ने अपना शिविर यमुना के बिल्कुल किनारे ले जाने से परिस्थितियां बदल गई। अब उसे पर्याप्त जल मिल सकता था। अब दोआब से सहायता सुगम हो सकती थी। नजमुद्दौला उसे रसद और चारा लगातार भेज सकता था। यही नहीं, अब अब्दाली ने मराठों को चारों ओर से गारद बैठाकर दोआब, दिल्ली और राजपुताने से उसकी रसद और यातायात रोक दिया। मराठों के लिए केवल उत्तर मार्ग खुला रहा, किंतु अब्दाली ने शीघ्र ही कुंजपुरा पर अधिकार करके मराठों का पंजाब से भी यातायात रोक दिया। इन परिस्थितियों में मराठा शिविर बड़ा संकट छा गया। भाऊ ने तो कहीं से रसद ही मिल सकी नहीं। 2 महीने तक पानीपत में दक्षिण को ही कोई समाचार भेज सका, यानी उसकी सारी रसद सामग्री को काट दिया अहमद शाह अब्दाली ने। लेकिन इन बड़ी कठिनाइयों आने के बाद भी भाऊ ने साहस नहीं छोड़ा। 1 नवंबर 1760 को से 14 जनवरी 1761 तक शत्रु से कई मुठभेड़ की, यद्यपि उनकी आखिरी परिणाम नहीं निकला। 19 नवंबर को रात को अचानक इब्राहिम खां गारदी के भाई फतेह खान ने अब्दाली के शिविर पर हमला किया, किंतु वहां से खदेड़ दिया गया। 22 नवंबर को जनकोजी सिंधिया ने अब्दाली के वजीर पर हमला किया और उसके शिविर उसका पीछा किया, किंतु पेशवा की सेना की सहायता न मिलने के कारण वह भी वापस लौट गया। 7 सितंबर को नजमुद्दौला ने मराठा सेना पर हमला किया, जिसमें 300 से अधिक रुहेले मारे गए। 17 दिसंबर को रुहेले के गोविंद पंत बुंदेला पर हमला किया और उसे मार डाला, यानी खास व्यक्ति गोविंद पंत बुंदेला था, उसे मार दिया। गाजियाबाद के 10 मील दक्षिण में जलालाबाद में रसद इकट्ठी कर रहा था। इसी समय मराठा सेना भूखों मरने लगी, अतः भाऊ ने अपने शिविर में
टकसाल खोलकर सोने चांदी के गहनों को सिक्कों में परिवर्तित करना शुरू कर दिया, जिससे वह अनाज और चावल खरीद सके। किंतु इस धन से भी 2 हफ्ते तक ही काम चल सका है। कठिन संकट में पड़ने पर भाऊ अब युद्ध का हर्जाना देने के लिए तैयार हो गया और अब उसने संधि की बातचीत का अंतिम प्रयत्न किया, किंतु नजमुद्दौला की सलाह से यह प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। इस प्रकार हमने देखा कि सदाशिवराव भाऊ उत्तर में आ तो गया था, किंतु उसकी जो रसद की सामग्री के जो मार्ग थे सारे के सारे अहमद शाह अब्दाली ने काट दिए। नजमुद्दौला ने उसे जगह जगह पर परास्त किया और उसके जो गोविंद पंत बुंदेला था उसको भी मार दिया। मराठों के सामने आगे कुआं पीछे खाए वाली बात हो गई। सदाशिवराव भाऊ अंतिम समय तक संधि करने के विचार में था, किंतु नजमुद्दौला ने किसी प्रकार की संधि नहीं होने दी, जो मराठों के लिए बड़ा घातक सिद्ध हुआ। अतः हम इसमें ये देखते हैं कि किस प्रकार मराठों की रसद सामग्री काट दी गई और उनको युद्ध के लिए बाध्य होना पड़ा। पानीपत की लड़ाई 14 जनवरी 1761 को अब भाऊ ने यथाशीघ्र अंतिम युद्ध करने को उतावला हो गया था, किंतु अब्दाली मराठों को भी अभी उत्तेजना देने के पक्ष में नहीं था। अतः उसने उतावले मित्रों से साफ साफ कह दिया था कि सैन्य संचालन का सारा दायित्व उस पर छोड़े, उसे सिर्फ संधि संबंधी झगड़ों में न डाले। मराठों के पास भोजन नहीं रहा था, अतः सरदारों के भाऊ से तुरंत युद्ध छोड़ देने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, भूखे मरने की बजाय शत्रु पर जोरदार हमला करके बहादुरी के साथ मर जाना कहीं अच्छा है। फिर जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। अतः भाऊ ने अंतिम बार युद्ध का निश्चय किया और इब्राहिम खां गारदी की सलाह से सेना का वर्गाकार रूप में धीरे धीरे चलने को विचार किया। सेना ने सुरक्षा के लिए 4 और भारी तोपखाना रखा गया। स्त्रियों नौकर चाकरों को बीच में रखा गया। उन सब का एक साथ इब्राहिम खां की तोपों की सुरक्षा में आगे बढ़ने का आदेश दिया। इस प्रकार व्यूह रचना के बाद मराठों ने 14 जनवरी को प्रातःकाल हमला के लिए चल पड़ी। भाऊ ने युद्ध से बचने का अब भी एक अंतिम प्रयत्न किया, किंतु सुजाउद्दौला के मराठा अफसर काशीराज ने लिखा, प्याला लबालब भर गया है, इसमें अब एक बूंद भी नहीं समा सकती है। कृपया मुझे युद्ध के समझौते के विषय में अंतिम उत्तर दो। 14 तारीख को प्रातःकाल यह संदेश शाह को भिजवा दिया गया, जिस पर विचार करने के लिए शाह ने 1 दिन का समय चाहा, परंतु 1 दिन का समय असंभव था, क्योंकि मराठा सेना मैदान में आ चुकी थी। मराठा सेना ने 45,000 वीर योद्धा थे, जिसमें बीच में नौकर चाकर थे। यह सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, किंतु वे पूर्व योजना के अनुसार सामूहिक रूप से नहीं चल सके। अतः भाऊ ने अपनी सेना को लंबी पंक्ति में खड़ा किया और स्वयं तथा विश्वास राव को केंद्र में युद्ध उपयोगी उत्तम हथियारों एवं सवार हुए। इन दोनों हाथियों पर भगवा झंडा लहरा रहा था। इनकी बाईं ओर इब्राहिम गारदी और सेना के साथ स्थित था। दामाजी गायकवाड़ उससे बिल्कुल दाहिने ओर थे। भाऊ के दाईं ओर मल्हार राव होलकर, जनकोजी सिंधिया थे। भाऊ ने थोड़ी सी सेना भी सुरक्षित कोतल में रखी थी। मराठे शत्रु की सेना पंक्ति पर जोरदार हमला करके उस पर टूट पड़े। शत्रु की सेना में 60,000 योद्धा थे, जिनमें आधे विदेशी थे। लगभग सभी घुड़सवार थे और पैदल तो बहुत कम थे। शत्रु सेना के केंद्र में अब्दाली का वजीर शाह वली खां था, जिसके अधिकार में चुने हुए दुर्रानी शत्रुओं की सेना में केंद्र में अब्दाली और वजीर शाह वली खां घुड़सवार सेना थी। शाह पसंद खां और नजीमुद्दौला बाईं ओर रखे गए, तो जनकोजी सिंधिया और मल्हार राव होलकर के सामने थे। सुजाउद्दौला अब्दाली के वजीर और नजीमुद्दौला के बीच में था। दाईं ओर बरखुरदार बेग, अमीर खां बेग थे, जिनके अधिकार में रुहेला और मुगल सेना की टुकड़ी थी। अब्दाली स्वयं चुनी हुई सुरक्षित सेना के साथ केंद्र में पीछे खड़ा था, जिससे वह युद्ध क्षेत्र के विभिन्न स्थानों को अपनी आंख से देख सके। इस प्रकार ये जो युद्ध है वो स्टार्टिंग के मोड़ पे आया। इस युद्ध को हम कराएंगे अगली क्लास में। तो इस क्लास में मैंने आपको ये बताया किस प्रकार मराठों ने सबसे शत्रुता ले ली और उनको सपोर्ट किया जो दूसरों को परेशान कर रहे थे। न तो भरतपुर के जाट राजाओं ने उनका सहयोग किया, न राजपूत राजाओं ने सहयोग किया, क्योंकि माधो सिंह ईश्वरी सिंह की लड़ाई में मराठों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मराठों को उनसे भी बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, अतः उन्होंने उनका साथ नहीं दिया और तटस्थता की नीति का अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। आदि इन बातों का विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम इस निर्णय में पहुंचते हैं कि मराठों ने जब अपनी बारी थी तो आगे बढ़ बढ़कर उन पर आक्रमण किए और उनसे चौथ वसूली।
और इस बात को लेकर नाराज हो गए। जब पानीपत के युद्ध में बात आई उनका सपोर्ट करने की, तो कोई भी साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि वे जानते थे कि मराठों को जब तक एक बार परास्त नहीं किया जाएगा, ये वापस उपद्रव करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे। अतः मराठों को परास्त होना आवश्यक था इनके हिसाब से। अतः अब्दाली को इनवाइट किया गया। अब्दाली लूट कर वापस जाना चाहता था, किंतु अब्दाली को रोका गया कि आप मराठों को एक बार और परास्त करो, जब तक कि ये दक्षिण से वापस ना लौट सके, इतना परास्त करो। अतः अब्दाली रुका और इसी बीच परिस्थिति ऐसी बनी कि अहमद शाह अब्दाली आया और दिल्ली में रुका। उधर अहमद शाह अब्दाली के लिए तो सभी मार्ग खुले थे, उससे रसद पहुंच रही थी, चारा पहुंच रहा था, पानी पहुंच रहा था, किंतु अब्दाली की सेना में रसद सामग्री पूरी तरह से सदाशिवराव की सेना में रसद सामग्री पूरी तरीके से अहमद शाह अब्दाली ने काट दी, जो उसके लिए बड़े भयंकर परिणाम सिद्ध हुई। सैनिक भूखे मरने लग गए और कहने लगे कि घोड़े भी अब पतले हो रहे हैं, मरने की कंडीशन में आ गए। हम अगर युद्ध खाना नहीं खाकर अगर युद्ध से मरना ही हमारी किस्मत में लिखा है तो हमें यही मंजूर है, आगे जो किस्मत में लिखा है वो देखा जाएगा, हमें बस युद्ध करना है, निरंतर युद्ध करना है। अतः दोनों के मध्य पानीपत के मैदान में दोनों आमने सामने उठ खड़े हुए। सदाशिवराव भाऊ ने एक बार और कहा था, एक लेटर लिखा अंतिम बार कि आप संधि करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। अब्दाली ने 1 दिन का समय मांगा, किंतु वो तो युद्ध के लिए तैयार थे, 1 दिन वो नहीं दे सकते थे, प्याला लबालब भरा है, वो वाली बात थी। अतः दोनों के मध्य युद्ध में आमने सामने वाली स्थिति आ गई थी। युद्ध का पूरा जाजम बिछ चुका था, अब युद्ध होना बाकी था। ये आदि जो बातें हैं हम इससे अगले वाली क्लास में करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आज आपको जो मैंने क्लास में पढ़ाया है वो आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा, और इसको ध्यान से सुने ताकि हर एक चीज़ आपके समझ में आए। मैंने ज़्यादा शब्दों में कम शब्दों में जैसी भी कोशिशें आपको मैंने इस चीज़ को समझाने की पूरी चेष्टा की है। इस आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।